Hey aspirants, welcome back to my channel Algorithm UPSC। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, अच्छी तरह से यूपीएससी के प्रिपरेशन ले रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो होगा यूपीएससी का रेगुलेटिंग एक्ट से चार्टर्स एक्ट तक फ्रॉम 1773 टू 1853 तक का प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चंस। मतलब 1773 तक से 1773 तक रेगुलेटिंग एक्ट तक से जो 1853 तक का चार्टर्स एक्ट, लास्ट वाला जो चार्टर्स एक्ट है, उसका हर एक क्वेश्चन डिटेल्स में हम करेंगे। क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी बार बार रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर्स एक्ट का सवाल पूछता भी है? चलिए आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि प्रीलिम्स में कौन से पीवाईक्यूज को पूछा गया है और उसके सही उत्तर क्या है, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए देरी ना करके शुरू करते हैं। पहले वाले क्वेश्चंस में पीवाईक्यू 1 ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, ये आया था 2023, 2 साल पहले 2023 में। क्वेश्चन क्या है? बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? मतलब क्या है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उनको हमने भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया है। रिमेंबर, गवर्नर जनरल पहले बंगाल के थे, उसके बाद हमने गवर्नर जनरल किया था इंडिया का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये बोलता है गवर्नर ऑफ बंगाल को हमने बनाया है द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रिमेंबर, ये गलत है। गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको हमने बनाया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उनके हाथों में हमने ज्यादा पावर दिया है। द पिट्स इंडिया विच वॉज मेड बाई विलियम पिट द यंगर, उनके नेम पे था। पिट्स इंडिया एक्ट एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्ट है और पिट्स इंडिया एक्ट में हमने पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस को डिफरेंट किया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो उसमें गवर्नर जनरल बंगाल को हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में नहीं। इन द चार्टर्स एक्ट ऑफ 1793 गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के, उनके हाथों में पावर्स ज्यादा दिया हुआ। वी हैव इंक्रीज द पावर्स इन केस इन द चार्टर्स एक्ट ऑफ 1793। रिमेंबर कि इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनको ओवरराइडिंग पावर्स भी दिया था उनके काउंसिल के ऊपर, और ये पावर फ्यूचर के सभी गवर्नर जनरल्स और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज के लिए भी था। 1793 के एक्ट में 1793 वाले में 1793 वाले में हमने ये भी बोला था कि इस चार्टर्स एक्ट में गवर्नर जनरल को हमने ज्यादा पावर दिया था और बाकी के जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थे बॉम्बे और मद्रास के, उनके ऊपर भी हमने गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर दिया था। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऊपर ये अथॉरिटी था कि वो मद्रास, बॉम्बे, इन सब प्रेसिडेंसीज के ऊपर अपना क्षमता दिखा सकते हैं। द सुप्रीम अथॉरिटी रिमेन्स विद द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833, इट वाज द राइट आंसर। क्यों? चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833 इन द लक्ष्मीकांत में हमने पहले ही ऑप्शन में बोला है कि इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके हाथों में हमने पूरे के पूरे सिविल और मिलिट्री पावर्स हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिया है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, हमने उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया है इन दी सीए चार्टर्स एक्ट 1833। रिमेंबर, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हमने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन रिमेंबर ये दोनों काफी डिफरेंट है। हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डिजिग्नेट कब किया था एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? 1833 के चार्टर्स एक्ट में। Then guys, let's move on to the next question. Second question जो है, consider the following statements about the Charters Act of 1813. It ended the EIC's trade monopoly except tea and China. It asserted the crown's sovereignty and it put India's revenue under British Parliament. क्या प्रश्न क्या बोल रहा है कि चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और चार्टर्स एक्ट में इनमें से कौन सा ऑप्शंस का जिक्र किया गया है इन द चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813। ये सवाल आया था यूपीएससी 2019 में। अब देखिए पहला क्वेश्चन, इट एंडेड द ईआईसी ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड चाइना, असर्टेड द क्राउन सॉवरेनिटी एंड पुट इंडियाज रेवेन्यू अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब अगर हम चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813 सीए 1813 को अगर हम बहुत गौर से देखें तो हमको समझ आएगा कि पहला पॉइंट क्या था कि ट्रेड मोनोपोली को हमने अबॉलिश कर दिया था। वी हैड अबॉलिश्ड ट्रेड मोनोपोली, अबॉलिश्ड ट्रेड मोनोपोली।
इसका मतलब क्या था कि भारत का जो सभी व्यापार था, व्यापार ट्रेड, हमने उसको सभी के सभी ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए इट वाज थ्रोन ओपन, मतलब ब्रिटिश मर्चेंट्स वर अलाउड, ब्रिटिश मर्चेंट्स रिमेंबर गाइस वर अलाउड, हमने थ्रो ओपन कर दिया था मार्केट। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी था कि चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813 में एबॉलिश के साथ साथ भी पहला जो कंटिन्यूएशन था, द कंटिन्यूएशन ऑफ द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ये दोनों चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813 में था। यानी कि ट्रेड मोनोपोली को एबॉलिश करने के बाद भी हम टी चाइना के साथ व्यापार कर रहे थे। यानी कि चाइना के साथ हम ट्रेड कर रहे थे और चाय के ऊपर भी ट्रेडिंग राइट्स था। यानी कि पहला ऑप्शन सही है। चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813 में ईआईसी का ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली को हम लोगों ने एंड तो कर दिया था, लेकिन टी और चाइना को ट्रेड को छोड़ के इट एसर्टेड द क्राउन सॉवरेनिटी। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकेंड पॉइंट, इट एसर्टेड द क्राउन सॉवरेनिटी, ये भी सही है। चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813 में ये बहुत ही क्लियरली जिक्र किया गया था। चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813 के सेकंड पॉइंट में लक्ष्मीकांत में ये बहुत सही तरीके से दिया गया है कि इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश का क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। क्राउन का सॉवरेनिटी, कंपनी का जो टेरिटरीज था उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन का हक सबसे पहले था। यानी कि ब्रिटिश क्राउन, देखिए ब्रिटिश जो क्राउन था, रानी महाराज ये सब, उनके ऊपर ये हक था कि उनका ऑथोरिटी सुप्रीम है और ब्रिटिश क्राउन के अंडर हमने कंपनी टेरिटरीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज थे ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट अंदर में। तो इसका मतलब क्या था कि क्राउन का सॉवरेनिटी सुप्रीम था, ये चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813 ने असर्ट कर दिया था। तो ये वाला भी करेक्ट है। इट पुट रेवेन्यूज, इंडियाज रेवेन्यू अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट। गाइज ये वाला गलत होगा, ये वाला नंबर थर्ड पॉइंट गलत होगा। क्यों गलत होगा गाइस? सी, रेवेन्यू कंट्रोल रिमेन्ड विद द ईआईसी। रेवेन्यू कंट्रोल किसके साथ था गाइस? ईआईसी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। रेवेन्यू जो कंट्रोल है वो ईआईसी के साथ ही रहेगा। तो ये गलत है। इसका मतलब सही होगा ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, क्योंकि 2 एंड 3 एसेटेड द क्राउन सॉवरेनिटी, ये सही वाला है, लेकिन 3 नहीं, क्योंकि वो ईआईसी के अंडर ही था। इन दी थर्ड पॉइंट 1 एंड 3, पहला वाला सही है, हमने ट्रेड मोनोपोली तो बंद कर दिया था एक्सेप्ट फॉर टी ट्रेड एंड चाइना ट्रेड। लेकिन यहाँ पे इंडिया के रेवेन्यू को बोला गया है दैट वाज अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये गलत है। द रेवेन्यू कंट्रोल वाज स्टिल अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। लास्ट वाला तीनों गलत है, इसका मतलब पहला है ए। चलिए गाइस नेक्स्ट वाले में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज? भारत में सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा किस अधिनियम के शुरू होगी? अब देखिए, चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833, 1793, 1853 और 1858। चार्टर्स एक्ट ऑफ 1793 में सिविल सर्वेंट्स का या फिर सिविल सर्विसेज का कोई प्रॉपर जिक्र तो है नहीं, तो हम चार्टर्स एक्ट ऑफ 1793 को क्रॉस कर देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये आया था क्राउन रूल में, ये वाला गलत होगा, तो ये वाला नहीं। बाकी रह गए चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर्स एक्ट ऑफ 1853। अब देखिए, चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833 ने मैकॉले कमेटी के द्वारा ये तो बोल दिया था कि एक ओपन कंपटीशन सिस्टम होगा सिलेक्शन का, और एक रिक्रूटमेंट भी होगा सिविल सर्वेंट्स के लिए। ये जो कोवेनेटेड सिविल सर्विस है, इसको हमने इंडियंस के लिए भी खोल दिया था। चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833 में सिविल सर्विसेज को हमने लेटर ब्लॉक कर दिया था, इट वाज ब्लॉक्ड। यानी कि इवन दो हमने ये तो ऐलान कर दिया था कि सिविल सर्विसेज का एक ओपन कंपटीशन होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैड टू ब्लॉक इट थैंक्स टू द ब्रिटिश। पता नहीं उनके सर पे क्या था। चार्टर्स एक्ट ऑफ 1853 ने क्लियरली ये मेंशन किया था कि अब ओपन कंपटीशन होगा फॉर द सिविल सर्वेंट्स, और यहाँ पे इंडियन नेटिव्स भी क्वालिफाई कर सकेंगे, उनको एग्जाम देना होगा। सो द राइट आंसर इज सी, चार्टर्स एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस्ड मेरिट बेस्ड एंट्री इन द ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज ऑफ इंडिया, द आईसीएस। चौथा क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में ये आया था। विच एक्ट एबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईआईसी इन इंडिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार या फिर एकाधिकार
समाप्त किया गया था। अब देखिए 1833, 1853, 1793 और 1813 चार एक्ट से 1830 सही था। चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833 ने कहीं पे ये क्लियरली बोला नहीं है अबाउट द एबॉलिशमेंट, क्योंकि पहले ये इनैक्टमेंट हो गया था इन 1853, इट वाज इन द लेटेस्ट स्टेज। 1793 में हमने ओवरराइडिंग पावर्स दिया था गवर्नर जनरल को, लेकिन इसमें हमने एक्सटेंड किया था फॉर द ट्रेड मोनोपोली, एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली। रिमेंबर गाइस, द 1793 चार्टर्स एक्ट एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली। द सेकंड वन, चार्टर्स एक्ट ऑफ 1853, यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रोविजंस लाए थे। हमने नए इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओपन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ट्रेड को लेकर तो यहाँ पे बहुत बातचीत थी ही नहीं, तो ये होगा गलत, क्योंकि इसमें होगा एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली। हमने यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड कर दिया था फॉर 20 इयर्स। 1853 में भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत लेटर स्टेज का था और इसमें ट्रेड को लेकर ज्यादा बातें थी ही नहीं, ऑलमोस्ट नील थी, नहीं थी। इन दी एक्ट ऑफ 1833 हमने यहाँ पे गवर्नर ऑफ बॉम्बे को, जैसे रिमेंबर गाइस, द गवर्नर ऑफ बॉम्बे वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पावर्स एज वेल एज द मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। इसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल एक्टिविटी भी बंद कर दिया था। इसका मतलब क्या था कि 1833 का चार्टर्स एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था। कमर्शियल राइट्स को हमने कैंसिल आउट कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अंडर द 1833 चार्टर्स एक्ट। ये नहीं होगा। चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813 गाइस वाज द करेक्ट आंसर। 1793 में ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंशन देने के बाद 1813 में हमने इसको एबॉलिश कर दिया था, एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड चाइना। अदर देन दैट वी एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली इन चार्टर्स एक्ट 1813। यहाँ पे दिया भी हुआ है, एक्सेप्ट इन टी एंड ट्रेड। सेकंड वाला गाइस यूपीएससी प्रीलिम्स 2006 में आया था। दिस वन गाइस यूपीएससी प्रीलिम्स 2006 2006 में ये वाला क्वेश्चन आया था। कंसीडर द फॉलोइंग 2 पॉइंट से। चार्टर्स एक्ट 1853 abolished EIC's monopoly and the GOI Act 1858 transferred power to crown। अब हमको देखना होगा ये किसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। अब देखिए EIC या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, मोनोपोली सिस्टम, उसको हमने 1833 में एबॉलिश किया था, ना कि 1853 में। रिमेंबर इन द चार्टर्स एक्ट ऑफ 1853 ये बोला गया है कि चार्टर्स एक्ट ऑफ 1853 abolished EIC's monopoly। ये गलत है, 1853 में नहीं हुआ, ये हुआ था 1833 में। क्या था 1833 का चार्टर्स एक्ट ने बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया था, एंड इट क्लैरिफाइड दैट इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। यानी कि EIC का कमर्शियल बॉडी राइट्स को हमने खारिज कर दिया था या फिर हमने कैंसिल कर दिया था। द ईस्ट इंडिया कंपनीज कमर्शियल बॉडी राइट्स वर कैंसिल्ड एंड इट वाज रिप्लेस्ड एज अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इट वाज रिप्लेस्ड टू बिकम एज अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। यानी कि इसके अंडर कोई कमर्शियल व्यापार, इसका अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने खो दिया था। सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। एंड दिस वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट केम इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2006। अब ये भी था कि देखिए 1833 का चार्टर्स एक्ट ने ये भी बोला था कि इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, हिज हायर्स, हिज सक्सेसर्स। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राइट्स एबॉलिश करने के बाद हमने ये भी बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सारे के सारे द कंपनी टेरिटरीज, द टेरिटरीज दैट वर देयर, व्हाट हैपेंड टू द टेरिटरीज, इट वर हेल्ड। मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो सारे के सारे टेरिटरीज है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपने 200 साल 100 सालों में जो बनाया है जो टेरिटरीज, ये सारे के सारे टेरिटरीज, इनका एक्चुअल पावर और एक्चुअल राइट होगा इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी। इसका मतलब फॉर द किंग, मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी का मतलब क्या है, हिज किंग। और सिर्फ किंग ही नहीं, किंग के साथ साथ इनके हायर्स और इनके सक्सेसर्स। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ राजा और राजा का परिवार ही इन टेरिटरीज के ऊपर अपना अधिकार जमा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा जो राइट्स था वो राजा, उनके सक्सेसर्स, उनके परिवार वालों, इनके पास था। यानी कि द चार्टर्स एक्ट 1853 ने तो एबॉलिश नहीं किया था EIC's मोनोपोली ने, ये तो पिछले 1833 कुछ 20 सालों के पहले के 20 सालों में ही ये हो गया था। इसका मतलब कि 1853 में कोई एबॉलिशमेंट चार्टर्स एक्ट ने नहीं किया था, वो हुआ था 1833 में। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन गाइस दिया गया। उसके बाद है GOI एक्ट 1858 ट्रांसफर्ड पावर टू द क्राउन। ये गाइस सही है, ये पहला वाला गलत है, ये वाला सही। यानी कि आंसर क्या होगा, 2 ओनली, केवल 2, क्योंकि चार्टर्स एक्ट 1833 तो वो था जिसने EIC का मोनोपोली खत्म किया है, 1853 तो नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। और GOI एक्ट 1858 द
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 इट ट्रांसफर द कंप्लीट पावर फ्रॉम द EIC, मतलब कंपनी रूल यहाँ पे बंद हो गया, कंपनी कंट्रोल वाज कैंसिल्ड एंड द एंटायर पावर वेंट टू द क्राउन, क्राउन कंट्रोल या फिर क्राउन रूल, यही था इसका मीन। तो केवल दो होगा, मोनोपोली एंडेड इन 1833 नॉट 1853 यहाँ पे दिया गया। चलिए गाइस नेक्स्ट वाला देखते हैं। समरी है इन PYQs का कि 1833 में वी मेट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसके पहले था 1793 तक गाइस था द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हमने 1833 के चार्टर्स एक्ट के तहत क्या क्षमता दी कि वो गवर्नर जनरल बनेगा इंडिया। उसके बाद आता है 1813, सेकंड वाले में हमने देखा है ये 1813 ये वाला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813 कि इसने EIC का ट्रेड मोनोपोली क्या किया था और एसर्टेड द क्राउन सॉवरेनिटी, इंडिया रेवेन्यू ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर ही नहीं था, EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत था, यानी कि गाइस 1833 में इट वाज द एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली। 1853 में क्या होता है गाइस, अब 1813 में ट्रेड मोनोपोली तो एंड हो गया एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्शन था, एक्सेप्ट फॉर व्हाट वर इट गाइस, एक्सेप्ट फॉर टी एंड चाइना। लास्ट क्वेश्चन 1858 में क्या होता है, क्राउन रूल्स बिगिन होता है, EIC रूल एंडेड, राइट्स वर ट्रांसफर्ड, राइट्स वर ट्रांसफर्ड। अब एक और क्वेश्चन हम खुद से बना, नेक्स्ट टॉपिक होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये हम दूसरे सेशन में करेंगे, लेकिन पहले एक PYQ, ये आपको आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन में। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस। नंबर 1, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, ये है पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, क्रिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्रिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंग्लैंड, ये है सेकंड। थर्ड वाला क्या है, मैं नीचे लिख रहा हूं, थर्ड वाला क्या है, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, separation of legislative and executive functions, separation of executive and legislative functions. The fourth point is introduction of open competition for the civil services examinations, for the civil services examinations. अब ये बताइए गाइस कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड बिफोर 1858, 1858 के पहले इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स या फिर इंट्रोड्यूस किया था, विच ऑफ द अबव वेर इंट्रोड्यूस्ड बिफोर 1853। पहला ऑप्शन होगा सिर्फ 1 और 2, दूसरा ऑप्शन होगा 1, 2 और 3, सी होगा 2, 3 और 4 और डी लास्ट 1, 2, 3, 4। इनमें से कौन कौन सा प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया था बिफोर 1858, यानी कि 1858 GOI एक्ट के पहले ही इनमें से ये जो चार जो स्टेटमेंट्स, प्लीज इग्नोर दिस, ये जो चार स्टेटमेंट्स है, ये चार स्टेटमेंट्स या फिर इन चार प्रोविजंस में से कौन कौन से प्रोविजंस को हमने 1858 के पहले ही इनैक्ट कर दिया था या फिर इंट्रोड्यूस कर दिया था। 1 और 2, 2, 3, 1, 2, 3, सारे के सारे, सिर्फ 2, 3, 4, ये आप लोगों को कमेंट में देना होगा। थैंक यू सो मच, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन, थैंक यू फॉर लिसनिंग।